हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल के जेईई मेन 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको इन डेप्थ में एनालाइज करेंगे। क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एग्जाम में, ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल एनालिसिस बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 25 में जो पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है किंग प्रॉपर्टी, जो आपको पता ही होगी, एफ एक्स और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, जिसके यहाँ पे इस साल 3 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे जनवरी शिफ्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो वैसे आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी है, लेकिन जो क्वेश्चन जेईई मेन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पूछे गए हैं 2025 में, उस लेवल के क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं, जिसमें आपको फंक्शन नहीं पता है फिर भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो वहां पे उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसका थॉट प्रोसेस क्या है। वो है 3 क्वेश्चन। यहाँ पे लिबनिज रूल है नेक्स्ट, जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। उसमें फंक्शनल रूल के 2 क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन एडवांस में भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, वो भी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रेटेस्ट नेचर ऑफ मॉड्यूलस, वो तो आपको पता ही है, उस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जेईई मेन में। एक क्वेश्चन ही आया लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, बट उसका कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं उस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। बेसिकली क्या है, वो क्वेश्चन में सिर्फ लिमिट्स लिखी गई है इसलिए डेफिनेट का क्वेश्चन, नहीं तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। लास्ट है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन पे पहले भी जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका है, तो वो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ डिस्कस करूंगा बीटा फंक्शन का, उसका जो रिजल्ट है वो भी आप ध्यान रखिए। उस कॉन्सेप्ट पे 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैंने दोनों मेथड डिस्कस किए हैं। तो ये है ब्रेकअप इन सारे क्वेश्चंस का, 12 क्वेश्चंस का। ये 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे, शिफ्ट वाइज और डेट वाइज। इसके अलावा मैं आपको एक बता देता हूँ और चीज कि हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, हमारा बूस्ट मार्क्स। हमारी वेबसाइट है www.boostmarks.com। जनरली स्टूडेंट कंप्लेंट कर रहे हैं कि ऐप अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पे, तो ऐप पे हम वर्क कर रहे हैं, नई ऐप पे। अभी करंट में आप हमारे कोर्सेज इस वेबसाइट पे विजिट करके एक्सेस कर सकते हैं। सारे कोर्सेज इसी तरह से मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड कोर्सेज हैं, जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, जिससे आपका थॉट प्रोसेस क्या है आप वो समझेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए अब बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2025 के एग्जाम के पेपर में। तो यहाँ पे एक फंक्शन एफ एक्स है जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, और I1 I2 जो फंक्शन है एफ एक्स और एफ एक्स के इंटीग्रेशन पे डिफाइंड है। और यही क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 के पेपर में भी पूछा गया था। उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन था, उसमें भी एफ एक्स का इंटीग्रेशन और एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका सॉल्यूशन, दैट इज स्टेप बाय स्टेप अलॉन्ग विद द थॉट प्रोसेस, कि कैसे हमें क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करना है और क्या आइडिया हमें लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट एफ एक्स एक फंक्शन है जो दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4x माइनस 3 10²x। तो ये जो फंक्शन है इसमें x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल है। हमें बताना है कि करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन की ही वैल्यू करनी है वैल्यूट। 2 ऑप्शन तो इंटीग्रेशन एफ एक्स पे हैं, 2 ऑप्शन इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स के ऊपर है। तो एफ एक्स का ही इंटीग्रेशन करना है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन में हमें दिख रहा है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, और इसमें सारी की सारी टर्म किस में है, tan x में है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि tan x सपोज t लिखा हुआ है, और इसको आप फैक्टराइज के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ऐसा हम क्यों सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, 7t⁸8 माइनस प्लस में लिख लेते हैं 7t⁴, और यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज -3t⁴ माइनस 3t²। इस तरह से ले सकते हैं। और फैक्टराइजेशन के बारे में इसलिए सोच सकता हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में 4 टर्म्स मिलती हैं आप फैक्टराइजेशन के बारे में हमेशा सोच सकते हैं। इन 4 टर्म्स में सबसे स्टैंडर्ड वाले जो फैक्टराइजेशन, वो जो सबसे कॉमन है वो है 1 + a + b + ab। इसमें भी इसी तरह की टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कहीं जनरेट हो रहा है। सिमिलर तरीके से t4 t² का मल्टीप्लिकेशन t⁻6 जनरेट हो रहा है, तो इससे भी मुझे हिंट मिलता है। इसमें प्लस माइनस साइन के हिसाब से और बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ध्यान होगा क्वाड्रेटिक को कैसे करते हैं, इस पर
एक्स स्क्वायर होता है, कांस्टेंट होता है, और फिर क्या करते हैं, मिडिल टर्म को दो पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं आगे कुछ कांस्टेंट के साथ। तो इससे भी हमें पता लगता है कि इसमें भी कितनी टर्म्स है, देयर आर टोटल 4 टर्म्स। तो उससे भी हमें हिंट मिलता है कि जब भी हमें 4 टर्म मिलती हैं तो हम फैक्टराइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा हिंट हमारा ये हो सकता है, क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए अगर इस एफ को इंटीग्रेट करना है और tan x एक्सप्रेशन है तो कैसे भी करके अगर मैं sec स्क्वायर x जनरेट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फिर tan x को टी पुट करके मैं सॉल्व कर पाऊंगा आसानी से। अब sec स्क्वायर x कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है ये वाला एक्सप्रेशन, तो मुझे दिख रहा है क्या पता इसी में से sec स्क्वायर x कॉमन आ जाए, तब भी मेरा हिंट फैक्टराइजेशन की तरफ ही जाता है। एक तो ये तरीका और हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने बोला tan x को t मान लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि tan स्क्वायर x को t मान लेंगे, जिससे क्या होगा ये और थोड़ा अलग पार्ट में लिखा जाएगा। तो ये 7t⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा 7t⁻3 क्योंकि स्क्वायर का क्यूब है, फिर -3 हो जाएगा t² माइनस हो जाएगा 3। तो ये भी हमें पता लग गया। इसको ऐसे भी करके फैक्टराइज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और हमें पता है फैक्टराइजेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉमन लेना। तो आपको जैसे ही कोफिशिएंट कॉमन लिखते हैं 7 7, तो आप फैक्टराइजेशन के बारे में आसानी से सोच सकते हैं कि यहाँ से अगर 7 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 7t³ कॉमन आएगा, 7 नहीं, तो ये बचेगा t+1। फिर यहाँ से -3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा t² +1 नहीं बचेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे t नहीं लिखा है, जो एक टर्म यहाँ पे भी थी, तो यहाँ पे -3 नहीं -3t कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा t+1। तो देखिए t+1 कॉमन आ रहा है और t हमारा क्या है, tan स्क्वायर x है, 1 + tan स्क्वायर x दैट इज sec स्क्वायर x, तो वो कॉमन आ रहा है, हमें वही कॉमन चाहिए था, क्योंकि उसी से हमारा क्या है फिर इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि tan x का sec स्क्वायर x के साथ कॉम्बिनेशन मिल गया। तो ये कंप्लीट थॉट प्रोसेस है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। पहले इंटीग्रेशन अगर हमें fx करना है तो ये स्मॉल हिंट्स आपको क्वेश्चन में पकड़ने होते हैं। फैक्टराइजेशन का हिंट ध्यान रखेंगे, जैसे ही 4 टर्म्स हैं, सिंगल वेरिएबल में है, 4 टर्म्स हैं, फैक्टर के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही कोफिशिएंट कॉमन लिखें तब भी आप फैक्टराइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं आप फैक्टराइज, या फिर आप इसी में से इस टर्म्स को अलग अलग यहाँ पे कर लीजिए सिंप्लीफाई, कॉमन लेके 7 10⁻6x कॉमन आएगा, tan स्क्वायर x +1 विच इज नथिंग बट sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय 7 10⁻6x। यहाँ पे -3 tan स्क्वायर x कॉमन आएगा, बचेगा tan स्क्वायर x +1 विच इज ऑल्सो sec स्क्वायर x। तो अब इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो sec स्क्वायर x दोनों में यहाँ पे कॉमन है, तो ये जो कॉमन पार्ट है sec स्क्वायर x, इसको हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। और इवन मुझे दिख रहा है कि जो tan स्क्वायर x वाला पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan⁴x मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x बाहर आ सकता है और ये बचेगा 7 10⁻4x -3। तो ये जो फंक्शन f(x) है इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि ये tan x और sec स्क्वायर x का कॉम्बिनेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर हम tan x को t पुट कर दें तो tan x अगर हमारा t हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो sec स्क्वायर x dx वाला पार्ट है ये हमारा dt हो जाएगा, इसीलिए हम उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो dt हम पुट कर देंगे यहाँ पे किसकी जगह पे, जहाँ पे भी sec स्क्वायर x दिख रहा है और dx हमें दिख रहा है, तो यहाँ dt आ जाएगा, ये आएगा t² 7t⁻4 -3। अब ध्यान रखेंगे लोअर और अपर लिमिट भी चेंज होगी, तो अपर लिमिट π/4 पे है, लोअर लिमिट 0 पे है। तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो लोअर लिमिट t मुझे मिलेगी दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर, और अपर लिमिट मुझे निकालनी है तो x की वैल्यू मैं π/4 पुट करूंगा तो अपर लिमिट आएगी t की दैट इज 10 π/4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये 0 से 1 हो गया है, ये आएगा t² 7t⁻4 और ये वाली जो पार्ट है ये यहाँ पे dt में चेंज हो गया है। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो 7t⁻4 हो जाएगा दैट इज 6 -3t² हो जाएगा। तो 7t⁻7/7 -3t³ 0 से लेकर के 1 तक का इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे ये जो 7 है इससे 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल, तो t7 - t³ बचेगा। 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो भी 0 - 1 0 आएगा, तो ये वैल्यू 0 के बराबर ही आएगी, जो आपका यहाँ आंसर मैच कर जाएगा। कहाँ से मैच कर रहा है, फ्रॉम ऑप्शन नंबर 2। तो एक तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट है।
अब हमें एक और ऑप्शन चेक करना है, इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स का यहाँ पे जब है मल्टीप्लीकेशन, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स 0 से π/4। तो इसके लिए अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रा है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करेंगे सॉल्व। तो हमें ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गया है और आइलेट प्रिंसिपल से ही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम करेंगे यहाँ पे डिफाइन। एक तो ये तरीका हो सकता है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तो दिख रहा है, दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक को ही लेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन। और हमें पता है कि इसके फॉर्मूले में भी क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला था, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बारे में हम ऐसे भी सोच सकते हैं। और फर्स्ट फंक्शन जो है, अगर आप इसको इंटीग्रेबल ले लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन x² आएगा, ये टर्म कभी नहीं हटेगी। लेकिन इसको डिफरेंशिएबल लेंगे तो इसके फॉर्मूले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आता है, तो ये वहाँ से हट जाएगा, फिर हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये ऑलरेडी मैंने पहले निकाला था t⁻7 माइनस t⁻3, वहाँ t को 10 पुट कर देंगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। 0 से π/4 तक करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट। तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले लिया 1 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हमें पता है। तो अब हमारा क्वेश्चन नया हो गया है कि अगर ये फंक्शन g(x) इसको इंटीग्रेट करना है 10⁻7 माइनस 10³ तो हमें फिर से दिख रहा है 10x, तो हम फिर से sec²x जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो sec²x होता है 1 + tan²x, तो 1 + tan² कैसे जनरेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे फिर से फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, वही थॉट प्रोसेस। tan³ कॉमन आ जाएगा, इसमें ये वैल्यू 0 आएगी क्योंकि π/4 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आएगा, 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आएगा। अब इसमें से tan³ कॉमन ले लेंगे तो 10⁻4x - 1 आएगा, और इसमें मुझे दिख रहा है tan²x + 1, क्योंकि इसको tan²x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² - b² की आइडेंटिटी से a - b और a + b लिख सकते हैं। ये वैल्यू हो गई है sec²x। तो अब यहाँ पे इसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे जब इंटीग्रेशन में, तो tan x को t पुट कर देंगे तो ये t³ t² - 1 और ये वाला पार्ट हो जाएगा dt के बराबर। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे t³ t² - 1 dt, और यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी फिर से 0 से 1, माइनस साइन तो आएगा ही। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, t⁻5 माइनस t³ माइनस साइन है तो t³ माइनस t⁻5, तो आएगा t⁻4/4 माइनस t⁻6/6, 0 से 1 इंटीग्रेशन, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/6 आएगा, दैट इज नथिंग बट 1/12, जो आपका यहाँ आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी है इस इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन की। तो सबसे पहले अगर हम इस इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन को एनालाइज करेंगे तो थॉट प्रोसेस समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का क्या है। तो अगर इस इंटीग्रेशन को मैं i मानूं तो यहाँ पे आप नोटिस करिए कितने टाइप ऑफ फंक्शन है इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में। एक फंक्शन मुझे दिख रहा है 1/x और एक मुझे दिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सिर्फ यही है log e(x), और वही पार्ट क्या है, बारी बारी रिपीट कर रहा है। उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब कांस्टेंट है इतने वाले पार्ट में। जैसे देखिए 1 कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ log x है। और इससे जो मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सिर्फ 1/x है। तो log x है 1/x है। ये कॉम्बिनेशन जब भी हमें दिखता है तो हमें पता है log x को हम t पुट कर सकते हैं, जिससे dx/x जो है dt में चेंज हो जाएगा। ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे। जनरली क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में एक फंक्शन बारी बारी रिपीट करता है तो जनरली उस क्वेश्चन में उस फंक्शन को ही आपको t पुट करना होता है। ये सब्स्टिट्यूशन की काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला थॉट प्रोसेस जिससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सब्स्टिट्यूशन से तो सॉल्व होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में नोटिस करने वाली एक चीज और है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इन दोनों में से एक जो टर्म है वो न्यूमरेटर में हमें दी हुई है ये वाली। तो यहाँ पे जब भी ऐसा होता है डिनोमिनेटर में दो टर्म्स और उसकी टर्म न्यूमरेटर में आ रही है तो इसका थॉट प्रोसेस का हिंट होता है कि ये किंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन डेफिनेट का इंटीग्रेशन का सॉल्व होगा। तो ये दोनों चीजें हमें हमेशा एग्जाम में ध्यान रखनी चाहिए। अब हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने जब log x को t पुट किया तो हमें लोअर और अपर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। तो एक बार हम x की वैल्यू e² पुट करेंगे तो यहाँ पे
t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो log e टू द बेस e स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log टू द बेस e, और log टू द बेस e की वैल्यू 1 होती है, तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी, दैट इज द लोअर लिमिट। सिमिलर तरह से जो अपर लिमिट है उसमें e की पावर 4 है, तो वो अपर लिमिट चेंज हो जाएगी 4 में। तो अब हम यहाँ पे नया इंटीग्रेशन बना लेते हैं, वो हमारा आएगा 2 से लेकर के 4 का इंटीग्रेशन, e रेज टू पावर टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1, इनवर्स है -1, ये dt में चेंज हो जाएगा dx अपॉन x। तो अब हमारा ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे किंग प्रॉपर्टी का, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है और उसमें से एक टर्म हमें न्यूमरेटर में दिख रही है। तो किंग प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वही इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोसेस। तो आपको हमेशा एग्जाम में ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चंस के अंदर जनरली किंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में ही अप्लाई होता है। और उन क्वेश्चंस में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होंगी मोस्टली, और उसमें से एक टर्म न्यूमरेटर में दी हुई होगी। तो वो हमारे लिए हिंट इनफ है कि किंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ए से बी तक, तो सेम इंटीग्रेशन को आप फिर से लिख सकते हैं ए से लेकर के बी, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स पुट करके। और इसी किंग प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट कॉमन इंटीग्रेशन है जो बारी बारी रिपीट होता है, वो ये वाला है कि जो इंटीग्रेशन इस तरह से है ए से बी, यहाँ एफ एक्स है, यहाँ पे भी एफ एक्स है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स यहाँ लिखा हुआ है। इसके इंटीग्रेशन की डायरेक्टली वैल्यू आप बी माइनस ए अपॉन 2 कर सकते हैं। इसको रिजल्ट की तरह ध्यान रखिए, एग्जाम में काफी काम आता है। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे ये एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, तो यहाँ पे देखिए ये टी का फंक्शन है, तो ये एफ टी है, ये भी एफ टी है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। और जो नीचे वाला पार्ट है बचा हुआ, वो बस हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो पार्ट है ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है या नहीं है। तो हमें बेसिकली यही चेक करना है कि ये एफ ऑफ ए प्लस बी क्या है, लोअर और अपर लिमिट। तो हमें बस ये चेक करना है कि ये 4 प्लस 2 माइनस टी है या नहीं। ये 4 प्लस 2 माइनस टी है, क्योंकि इसका क्या मतलब है, ये एफ ऑफ 6 माइनस टी ही है। और एफ ऑफ 6 माइनस टी का क्या मतलब हो गया, एफ टी में टी की जगह आप 6 माइनस टी पुट करेंगे तो आपको देखिए यही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, दैट इज एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं बी माइनस ए अपॉन 2। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 माइनस 2 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 1 के बराबर, और ये ऑप्शन मैच कर जाएगा 3 से। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि किंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है जिसमें हमने एफ टी और एफ ऑफ 6 माइनस टी लिखा है जैसे एक्सप्रेशन है, तो उस इंटीग्रेशन से हम एक और इंटीग्रेशन जनरेट करते हैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो हम क्या करते हैं, सेम इंटीग्रेशन को रीराइट करके लिखते हैं। कैसे करते हैं, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स पुट करके। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ये 2 से 4 इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो एफ टी है उसमें जब आप a प्लस बी माइनस टी पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला चेंज हो जाएगा f ऑफ 6 माइनस टी में, और डिनोमिनेटर वाला जो है, जो पहले वाला फंक्शन है वो 6 माइनस टी में चेंज हो जाएगा, और जो दूसरे वाला फंक्शन है वो f ऑफ टी में चेंज हो जाएगा और dt आ जाएगा। और उसके बाद में जब किंग प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड ही करते हैं, उसी से ये रिजल्ट आता है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 1 प्लस 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2i, और राइट साइड में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप नोटिस करिए इसको आप ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में भी सेम चीज जनरेट हो जाएगी, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन 1 dt। इसीलिए यहाँ पे आप नोटिस करिए आंसर क्या आ रहा है, ये आएगा 4 माइनस 2, वो हो गया b माइनस ए, और डिवाइड में आएगा 2। इस तरह से इसका डेरिवेशन भी होता है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में इस तरह के आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन दिए हुए हैं। पहला इंटीग्रेशन है i, जिसको हमें सॉल्व करना है, और जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो अपर लिमिट में i लिखा है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहला वाला इंटीग्रेशन अगर आप उसको नोटिस करेंगे, प्योर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, वहां पे साइन और कॉस ही लिखा हुआ है। तो साइन एक्स की टर्म है, कॉस एक्स की टर्म है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा थॉट प्रोसेस हमें दिख रहा है, क्वेश्चन को देख के ही पता लग रहा है कि किंग प्रॉपर्टी से सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। किंग प्रॉपर्टी में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है, जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है, तो उसका मैं अभी डिस्कस करूंगा इसका क्या थॉट प्रोसेस है। पहले हम देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अगर इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है,
उसमें आप हमेशा नोटिस करिए डेफिनेट इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म्स है, जैसे आप नोटिस करिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, और उसमें से एक टर्म आपको अगर न्यूमरेटर में दिख रही तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हिंट है कि किंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हिंट होता है क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए कि डिनोमिनेटर की दो टर्म्स और उसमें से एक टर्म न्यूमरेटर में अगर आपको दिख रही है तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो हम इसको इजीली किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है हिंट, उसमें ये होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अगर आप ऐड करेंगे तो वो पाई बाय 2 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब पाई बाय 2, पाई, 2 पाई, 3 पाई बाय 2 इस तरह से आना चाहिए, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफर्म हो जाता है कि ये किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। तो पहला हिंट है डिनोमिनेटर की दो टर्म्स में से एक टर्म ऊपर और अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम है पाई बाय 2, तो हमारे यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन को अगर आपको इंटीग्रेट करना है ए से बी, सेम इंटीग्रेशन को आप रीराइट करके लिख सकते हैं x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट करके, ऐसा आप हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और इसमें एक बहुत फेमस इंटीग्रेशन होता है जिसको हम डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखेंगे, fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे ये जो fx है वही टर्म है जो रिपीट हो रही है डिनोमिनेटर की, और जो दूसरी वाली टर्म है वो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। a और b यहाँ पे क्या है, लोअर और अपर लिमिट है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है b माइनस a अपॉन 2। तो आप इसको यहाँ चेक कर लीजिए, ये देखिए अगर मैं इसको fx लिख लेता हूँ, ये भी हमारा fx है। अब ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो a हमारा 0 है, b हमारा पाई बाय 2 है, तो ये वैल्यू आप चेक करिए कि f ऑफ पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स आ रही है या नहीं आ रही, डेफिनेटली आएगी क्योंकि f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो अगर आप x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन रहा है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख सकते हैं बाई b माइनस a अपॉन 2, पाई बाय 2 माइनस 0 अपॉन 2, इसलिए ये डायरेक्ट दिया हुआ था पाई बाय 4। इसलिए इस क्वेश्चन में दो इंटीग्रेशन दिए थे, एक क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन, तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है। लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कैसे अप्रोच करना है। अब जो सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है वो है ये, उसमें अगर हम आई की जगह पाई बाय 4 पुट कर देंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2 के बराबर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो किंग प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे। किंग प्रॉपर्टी से हम इसको क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिख रहा है, पहली चीज तो ये। दूसरा आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है। जैसे आप नोटिस करिए ये x है और ये बचा हुआ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर और नीचे मिला के। जब भी दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है जनरली या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में कभी भी दिख रहा है तो मोस्टली और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसमें पाई बाय 2 सम है अपर और लोअर लिमिट का, तो आप यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखिए। तो उस ऐसा करने से जनरली क्या होता है, जो पार्ट यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है वो हट जाएगा। इसका क्या मतलब है देखिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन नंबर 1 मान के इसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x की जगह पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर दीजिए। तो होगा क्या, ये जो पार्ट है जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन उसमें देखिए कोई चेंज नहीं आएगा, ये साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये कॉस एक्स साइन एक्स में चेंज हो जाएगा, ये साइन एक्स कॉस एक्स में, ये कॉस एक्स साइन एक्स में। तो ये वाला पार्ट सेम ही रहेगा जब आप पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, सिर्फ जो x वाला पार्ट है उसकी जगह आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। इससे हम एक नया इंटीग्रेशन बना लेते हैं। ये दो इंटीग्रेशन हमने बना ली और दोनों की इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होती है, तो ये भी I1 ही रहेगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो दोनों इंटीग्रेशन बने हैं आप इसको ऐड कर लीजिए, उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। इसी तरह से इसका डेरिवेशन भी होता है, ये वाला रिजल्ट इसी तरह से आता है। तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाला ये तो कॉमन आ जाएगा, सिर्फ एडिशन आएगा x का पाई बाय 2 माइनस एक्स के साथ। तो आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो x वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बाय 2 ही बचेगा और बचेगा अंदर साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x dx, सिर्फ यही वाला बचेगा। और ये 2i1 आएगा लेफ्ट में क्योंकि i1 के साथ ऐड हो जाएगा और पाई बाय 2 बच गया, वो आ गया बाहर 0 से पाई बाय 2। अब हमारा क्वेश्चन हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ये भी काफी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ऐसा इंटीग्रेशन हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ते हैं। मैंने जो PYQ पोस्टमार्टम का वीडियो भी बनाया था उसमें भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया, जेईई मेन में ये काफी कॉमन पैटर्न टाइप है, दैट इज साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x का एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में कॉमन टाइप है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, tan जनरेट करके। तो साइन से आप tan कैसे जनरेट करेंगे, कॉस से डिवाइड करके।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन रेज टू पावर 4 है, उससे आप कैसे जनरेट करेंगे, कॉस रेज टू पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर और नीचे कॉस रेज टू पावर 4 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये तो आ जाएगा tan 4x, ये आ जाएगा 1। और यहाँ पे भी tan जनरेट करना, ध्यान रखिए। तो साइन एक्स अपॉन कॉस 4x जो है यहाँ पे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अलग कर लेंगे क्योंकि हमें tan जनरेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो बचा हुआ पार्ट है वो जो cos x अपॉन cos क्यूब x है, उसको अलग कर लेंगे। अब ये जो cos x अपॉन cos क्यूब x है, इससे देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, वो आएगा sec स्क्वायर x। तो tan x जनरेट करेंगे तो उसके साथ sec स्क्वायर x कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, sin x अपॉन cos x आ जाएगा tan x। तो ये इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि इसमें tan x को t पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप tan x को t पुट करेंगे तो ध्यान रखिए, जब भी tan की पावर 4 जनरेट होता है ना, तो tan स्क्वायर x को भी t पुट करने का सोचिए, क्योंकि tan स्क्वायर x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x। तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, tan स्क्वायर x को t पुट करेंगे उससे पूरा का पूरा dt में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 tan x, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं dt पुट कर दूंगा, नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आता, आप सोचते हैं कि सर मैं तो tan x को t पुट करूं, तो अगर आप tan x को t पुट करेंगे तो आपको 2 स्टेप्स में जाना पड़ेगा। अगर आप tan x को t पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन पहले तो चेंज होगा t अपॉन टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 dt, क्योंकि sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। उसके बाद में फिर आपको इवन पावर और ऑड पावर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा, जो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि t की पावर 4 है, t की पावर 1 है, तो हम इसमें से टी स्क्वायर जनरेट करेंगे नीचे, ताकि हम क्या करेंगे, t को यहाँ पे dt में चेंज कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर को आप फिर z पुट करेंगे, फिर t dt dz में चेंज हो जाएगा। तो आपके स्टेप्स 2 बढ़ जाएंगे। बट ध्यान रखिए, जब भी tan की पावर 4 आ रहा है तो tan स्क्वायर x को भी t पुट करने का सोचिए। कई बार tan x sec स्क्वायर x जनरेट हो जाता है, काफी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब यह आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, उसका इंटीग्रेशन में पता है tan इनवर्स t होता है, और लिमिट ध्यान रखिए चेंज हो जाएगी। ये 0 से π/2 है तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, π/2 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी। तो अब लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, tan इनवर्स 0 होता है 0, तो ये आएगा π/8 मल्टीप्लाई बाय π/2, बीच हमारे इससे आंसर आ जाएगा π²/16, जो आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से। इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर हुए, और स्पेशली किंग प्रॉपर्टी को लेके ही कवर हुए। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में चेंज हो गया, इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं आ रही है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक इंटीग्रेशन है आई, डिफाइन किया गया है m, n। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे अगर ये m है तो ये x की पावर है m माइनस 1, और यहाँ पे ये जो n है ये 1 माइनस x की पावर में है n माइनस 1। हमें यहाँ पे वैल्यूज जो निकालनी है 9,14 अगर m और n पुट करेंगे, तो अगर आप m की जगह 9 पुट करेंगे और n की जगह पुट करेंगे 14, तो आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा x रेज टू पावर 8। ये अब हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस x की पावर 13। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एक तो ये वाली वैल्यू है, दूसरा यहाँ पे है 10,13, तो अगर n की जगह यहाँ पे m की जगह 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 9, और ये हो जाएगा 1 माइनस x की पावर यहाँ पे 12। तो ये दोनों इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसको ऐड करके बताना है क्या आंसर होगा। अब जनरली ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंटीग्रेशन में x के अलावा, मतलब जो dx है, dx जो है x से रिलेटेड इंटीग्रेशन, उसके अलावा कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे पावर m, पावर n, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आप इनकी सेपरेटली वैल्यूज जनरली इवेल्युएट नहीं करते हैं। एक तरीका तो ये होता है क्वेश्चन को प्रोसीड करने का, तो इसके हम 2 तरीके देखेंगे। पहला तरीका क्या है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको हम बीटा फंक्शन में बोलते हैं, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता भी होती है। सेकंड मेथड क्या है, आप नोटिस करिए इसने 9,14 नहीं पूछा, इसने बोला इन दोनों का एडिशन क्या आएगा। वो सेकंड मेथड ये है कि आप डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके ही सॉल्व करें, लेकिन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन जनरेट होगा जो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बीटा फंक्शन जो होता है उसका रिजल्ट हमें पता होता है इस वाले इंटीग्रेशन का। इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से आंसर आता है m-1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल m + n - 1 फैक्टोरियल। तो या तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए जिससे आप ये डायरेक्टली 9,14 और 10,13 की वैल्यू इवेल्युएट कर लो। ये जो आई है यही इसी को हम बीटा फंक्शन भी बोलते हैं, ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है। तो एक बार अगर हमें 9,14 के लिए इवेल्युएट करना है तो m की जगह 9 पुट कर दो, n की जगह 14, तो ये आएगा 9 - 1 फैक्टोरियल, 14 - 1 फैक्टोरियल, 9 + 14 - 1 फैक्टोरियल।
इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 8 फैक्टोरियल है 13 फैक्टोरियल, नीचे 22 फैक्टोरियल। इसी तरह से हमें 10, 13 निकालना है, तो m की जगह 10 और n की जगह 13 पुट कर लो और इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये 9 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, नीचे फिर से 22 फैक्टोरियल। अब ध्यान रखिए, इसने सेपरेटली वैल्यू नहीं पुट चाहिए, हमें इसको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज को ऐड कर लीजिए, 8 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल। अब जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमें जो जनरेट करना है, हमें बताना है कि 19, 27, 9, 13, 9, 1 कौन सा वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे अब इस दोनों फैक्टोरियल की टर्म से हमें एक सिंगल टर्म जनरेट करनी है जो इस तरह से दिखनी चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। डिनोमिनेटर में देखो 22 फैक्टोरियल ऑलरेडी कॉमन है, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आएगा, देखिए 9 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, ताकि ऊपर 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से 13 फैक्टोरियल है, जिसको आप लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल, ताकि न्यूमरेटर में से 12 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा। यही वैल्यूज हमने कॉमन ले ली, 13 भी कॉमन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 13 ही सॉरी, एक तो 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, एक 22 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और एक कॉमन आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। ये पूरा का पूरा आप बाहर ले लीजिए, जो बचेगा 13 प्लस 9 वो यहाँ लिख लीजिए 22 आ जाएगा। अब 22 से 22 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो 22 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 21 फैक्टोरियल, जिससे यहाँ पे 22 कैंसिल हो जाएगा, 21 फैक्टोरियल बचेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल। अब आप इसको मैच करा सकते हैं। m की जगह अगर मैं 9 पुट करूंगा तो 8 आ जाएगा, n की जगह यहाँ पे 13 पुट करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो देखिए 9, 13 से हमें दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में 21 आ रहा है, तो आप चेक कर लीजिए 9 प्लस 13 माइनस 1 वो 21 ही होता है। तो एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये एक बीटा फंक्शन ही है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ध्यान रखिए इस इंटीग्रेशन पे डायरेक्ट एक बार पहले भी जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इस इंटीग्रेशन को एक तरीके से और लिखते हैं, वो भी हमें तरीका पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन को और तरीके से कैसे लिखा जाता है, उसमें भी एक क्वेश्चन बनाया जाता है। उसका तरीका क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है ये साइन थीटा की पावर समथिंग और कॉस थीटा की पावर समथिंग के फॉर्म में भी लिखा जाता है। ध्यान रखिए, ऐसे भी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, वो भी बीटा फंक्शन ही होता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेकंड मेथड क्या है। तो उसका तरीका क्या है, देखिए ये तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये बीटा 9, 13 है। सेकंड मेथड के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। इससे साइन और कोसाइन की पावर जनरेट हो जाएंगी। तो देखिए क्या आएगा, dx आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए dx की जगह, x की जगह पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, ये dx की जगह आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा की पावर्स आप देख लीजिए, क्लब कर लीजिए। तो साइन थीटा की अगर हम पावर देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ m माइनस 1, तो ये टोटल पावर हो गई 2m माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा की पावर भी 2m माइनस 1 आ जाएगा, 2n माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे n है, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अब ये ध्यान रखिए, ये वाला भी जो है ये बीटा फंक्शन से ही आता है, साइन थीटा की पावर p कॉस थीटा की पावर q डी थीटा। इस तरह से भी अगर इंटीग्रेशन, तो ध्यान रखिए बीटा फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, उसको हम वापस उसमें चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। बट ये मेथड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें बीटा फंक्शन का रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है जेईई मेन तक के लेवल के, वो आपको अज्यूम नहीं करते हैं बीटा फंक्शन का रिजल्ट बताओ, लेकिन रिजल्ट पता होता है तो भी सॉल्व हो जाता है। नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, दो इंटीग्रेशन को ऐड करके बनाएगा, अलग अलग नहीं पूछा उसने 9, 14, 10, 13। तो जब ऐड करके क्वेश्चन बनाया जाता है तब आप क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रेशन को लिख के ऐड ही करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। तो i 9, 14 अपन लिखेंगे, तो m की जगह 9, n की जगह 14, तो ये साइन थीटा की पावर 17 कॉस थीटा की पावर 27 डी थीटा। अब ध्यान रखिए इसको अलग से सॉल्व नहीं करना है, हम इसी तरह से 10, 13 का वैल्यू लिखेंगे, तो m की जगह 10 पुट करेंगे तो 20 माइनस 1 19 आ जाएगा, कॉस थीटा में आ जाएगा 13, 26 माइनस 1 25। अब आप इनको ऐड करके ही सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसका तरीका क्या है, जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट में तो यही आएगा एक्सप्रेशन, राइट में आप नोटिस करिए कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा की पावर 17 दोनों में है, कॉस थीटा की पावर 25 भी दोनों में है। तो जब ऐड करेंगे तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, और फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा,
cos थीटा की पावर 25 तो बाहर आ गया 2 बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा क्योंकि टोटल 27 है। इसी तरह से यहाँ पे sin थीटा की पावर 17 बाहर आ जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है विच इज नथिंग बट 1, तो ये ऐड होके देखिए सिंप्लीफाई हो गया, ये 1 में चेंज हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है, अब आप देख लीजिए ये किसके बराबर है, ये 9,13 है या फिर 1,13 है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप m की जगह 9 पुट करेंगे तो 9 18 माइनस 1 17, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 2m माइनस 1 है उसकी वैल्यू को आप कंपेयर कर लीजिए, 17 के बराबर पुट कर लीजिए, उससे भी आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। उससे भी m की वैल्यू क्या आएगी, 9 ही आएगी। आप ऐसे भी m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे i 9,13 ही है, ध्यान रखेंगे। तो हम इसको ये चीज यहाँ पे बोल सकते हैं, तो ये इसके बराबर है। इससे भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। तो दोनों तरीके अपनी जगह सही हैं, दोनों तरीके में कोई मिस्टेक नहीं है, बट ध्यान रखिए या तो बीटा फंक्शन का रिजल्ट ध्यान रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा ध्यान रखिए जब भी कभी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, ध्यान रखिए ये सेपरेट वैल्यू हम इवेलुएट नहीं करते, दोनों को ऐड करके जो एक्सप्रेशन आएगा हमेशा उसकी वैल्यू ही इवेलुएट करनी होती है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी रिपीटेडली पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। ये क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे पता लगता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा हम ध्यान देंगे कि एक फंक्शन f की बात करी हुई होगी, उसी फंक्शन में इंटीग्रेशन होगा और हो सकता है कोई फंक्शनल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ होगा, वो फंक्शन आपको नहीं दिया हुआ होगा, ध्यान रखिए, और उसमें डेफिनेट इंटीग्रल का एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन टाइप है और उस फंक्शन के बारे में लिखा होगा कि वो फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसी से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रल में भी डाल सकता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में भी डाल सकता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली इक्वेशन फॉर्म होती है, सिंपल इक्वेशन फॉर्म होती है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल बोल देते हैं। अगर इक्वेशन इस तरह से फॉर्म होती है कि होमोजीनियस टाइप है, लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, तो हम उस क्वेश्चन को डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में इंक्लूड कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको लिबनिट्ज रूल अप्लाई करना पड़ता है डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि कभी भी इंटीग्रेशन है जिसमें आपको फंक्शन नहीं पता है तो आप लिबनिट्ज रूल से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो लिबनिट्ज रूल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस रूल से, लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होता है, ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट जो होती है वेरिएबल की फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों में से कम एक। जैसे यहाँ पे देखिए x है वेरिएबल, ध्यान रखेंगे, और जो वेरिएबल होता है लोअर और अपर लिमिट में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, नो, अब आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, लेकिन जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से x तो ये पूरी चीज x में ही आएगी। इसका मतलब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें ध्यान रखना है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, यहाँ तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, इसका मल्टीप्लीकेशन, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, वो कितना आएगा 2x + 2, तो ये हो जाएगा 4x + 2, सेकेंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। फिर हम इस पार्ट को सेम रखेंगे 2x + 2 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आएगा f' इज इक्वल टू, अब सॉरी यहाँ पे इसका भी तो डिफरेंशिएशन आएगा, 2 पावर आगे आएगी 6 हो जाएगा, x + 2 पावर हो जाएगी 1, सिंपल डिफरेंशिएशन। राइट साइड में डिफरेंशिएट करेंगे 10 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो अपर लिमिट होती है वो फंक्शन में आप पुट करते हैं, तो x को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो x + 2 fx आएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं, यही लिबनिट्ज रूल है, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 है, और फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं। लोअर लिमिट कांस्टेंट है 0 है तो वो -0 ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन f' और fx में बनेगी, देखिए f' आपको दिख रहा है और उसके लिए आपको दिखेगा fx, तो आप कैसे बनाएंगे इक्वेशन, आप fx की टर्म्स को क्लब करेंगे, f' की टर्म को सेपरेट करेंगे, तो एक डिफरेंशिएबल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, जिससे आप fx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ नोटिस करिए, x + 2 देखिए बारी बारी रिपीट हो रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को सब जगह को x + 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये हम डिवाइड तभी कर सकते हैं जब x + 2 की वैल्यू 0 नहीं है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ दिया होगा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है नहीं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है x > 0,
इसका मतलब क्या है, x प्लस टू 0 तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, x प्लस टू को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक कैंसिल, मतलब x प्लस टू से पूरे को डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी 4f(x) यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखिए tan f(x) आएगा। तो 4f(x) को इधर ले जाएंगे, जब f(x) के साथ क्लब करेंगे तो ये 6f(x) आ जाएगा। ये आएगा 2x प्लस टू f(x), ये आएगा -6। अब आप f(x) को अलग कर लीजिए, f(x) को अलग कर लीजिए, और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है 2 से भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 3। तो या तो आप अभी डिवाइड कर लीजिए या नेक्स्ट स्टेप में। अब f(x) और f(x) में जैसे ही इक्वेशन बनेगी तो f(x) को आप y पुट कर दीजिए, f(x) हो जाएगा dy/dx, क्योंकि वो इजी होता है समझना। तो अब हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, f(x) को y पुट कर दिया, f(x) को dy/dx, तो dy/dx में एक इक्वेशन बन गई। अब हमें दिख रहा है ये सिंपल वेरिएबल सेपरेट हम कर सकते हैं, तो मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं डाला, नहीं तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, या हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया था तो ये तो 3 ही है बेसिकली, और यहाँ पे 1 बचेगा। तो x प्लस टू dy/dx इज इक्वल टू 3 प्लस 3y। अब dy के साथ में 3 प्लस 3y सेपरेट कर लेंगे, dx के साथ में x प्लस टू सेपरेट कर लेंगे, ये इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है log ऑफ x प्लस टू आएगा। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, 1/3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा dy/y प्लस 1। उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ y प्लस 1। और ये जो नीचे वाला 3 है आप इधर भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख लीजिए, इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस टू। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई log ऑफ x प्लस टू, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और जब भी दो log की टर्म्स जनरेट होती है, ध्यान रखिए इंटीग्रेशन में जब आप इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे तो कांस्टेंट को भी आप log में ही लिखिए, क्योंकि उससे हम सारी log की टर्म्स को हटा देंगे। अगर सिर्फ कांस्टेंट log में नहीं है, बाकी सारी टर्म्स log में है, तो कांस्टेंट को भी आप log c की टर्म्स में ही लिखिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये जो 3 है ये पावर ऊपर चली जाएगी क्योंकि log की टर्म्स को क्लब करेंगे। तो इसको आप लिख लेंगे ln x प्लस टू का होल क्यूब, और उसमें प्लस में आएगा ln c। तो उसमें हम लिख सकते हैं ln a प्लस ln b की प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा, log ऑफ c मल्टीप्लाई x प्लस टू का होल क्यूब, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इक्वेट कर देंगे, ln y प्लस 1 इसके बराबर है, तो y प्लस 1 को बोल सकते हैं वो वैल्यू है c मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू का होल क्यूब। इस तरह से हमने क्या किया, y का एक्सप्रेशन निकाल लिया, मतलब fx का एक्सप्रेशन निकाल लिया। एक बार fx का एक्सप्रेशन आ गया तो f ऑफ 2 भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन f ऑफ 2 कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले c कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे। अब c कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखिए, कांस्टेंट जब भी होगा ना उसका आंसर हमेशा क्वेश्चन से ही आएगा। क्वेश्चन में किसी ना किसी पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू दी हुई होगी। अब आप नोटिस करिए ये दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे नहीं दी हुई, हमसे तो पूछा है f ऑफ 2, तो c कैसे निकालेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन में ट्रिकी बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए c जो है, जो आपको अगर क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे नहीं दी हुई तो इसी वाले एक्सप्रेशन से आएगी। इस वाले एक्सप्रेशन से हम कैसे निकालते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में जो डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट है उसमें आप क्या करते हैं, लोअर और अपर लिमिट की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 0 जनरेट होता है। जैसे देखिए लोअर लिमिट 0 है, तो अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट के बराबर पुट करूंगा तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, 0 जनरेट करने के लिए मैं x की जगह पुट करूंगा 0। हमेशा ध्यान रखिए अगर वैल्यू नहीं दी हुई तो हम ऐसे वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की किसी पॉइंट में। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देंगे बोथ द साइड्स, जिससे ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और यहां से f ऑफ 0 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 8f(x) आ जाएगा। f ऑफ 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। आप क्वेश्चन में हो सकता था f ऑफ 0 आपको दे देता, 3/2 दे देता तो हम निकाल लेते, लेकिन नहीं दिया हुआ होता है तो यहीं पे एक ट्रिक आ जाती है। बेसिकली क्या है, ये स्टेप जो होता है जनरली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा हम हमेशा तब भी करते हैं जब वैल्यू नहीं दी हुई होती है लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है उसमें लोअर और अपर लिमिट को सेम बनाते हुए आप x की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता और यहाँ x होता तो मैं x की वैल्यू 2 पुट करता, पूरी इक्वेशन में f ऑफ 2 कैलकुलेट करता। ऐसे हम सोचते हैं। अगर मान लीजिए लोअर लिमिट 1 होती, अपर लिमिट x होती, तो मैं x की वैल्यू 1 पुट करता, तो मैं f ऑफ 1 निकालता, क्योंकि अब इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू। इसमें x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्यूब, और आप यहाँ पे f की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3/2।
तो यहाँ पे जहाँ f है वहाँ पुट कर दीजिए 3/2। f क्या है बेसिकली हमारा y, तो y की जगह आ जाएगा 3/2। तो इसे देखिए आपकी c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी, 5/2 इक्वल टू 8c, c आ जाएगा 5/16। अब हम इसी से f ऑफ 2 निकालेंगे। f ऑफ 2 का मतलब x की जगह 2 पुट कर दो, c की जगह 5/16 पुट कर दो, तो जो y की वैल्यू आएगी वही f ऑफ 2 है। तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे y+1 c, ये आएगा 2+2 होल क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करनी थी। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 64 मल्टीप्लाई बाय c। c हमारा निकाल लिया है 5/16, तो आएगा 16 × 16, 4 × 64, ये आएगा 20, -1 कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 19 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है -π/2 से π/2 96x² cos² x अपॉन 1 + e⁻x dx, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। उसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें निकाल के उसके सम का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को एनालाइज करते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिख रहा है 3 तरह के फंक्शन है यहाँ पे, एक x² है, एक cos² x है, एक 1 + e⁻x। जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक x² मतलब क्वाड्रेटिक टाइप। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है कभी भी तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ये हमें पता है, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन को देख के ही डायरेक्ट हमें पता लग जाता है। अब इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम जनरली 2 फंक्शंस में पढ़ते हैं, 3 में नहीं पढ़ते। तो मेरे दिमाग में ये भी आता है कि हो सकता है कि कोई एक फंक्शन यहाँ पे हट जाए, और स्पेशली अगर इस क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे तो इसमें से 2 फंक्शन ऐसे हैं जिसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। क्योंकि हम ध्यान रखते हैं किंग प्रॉपर्टी में हमेशा ये फंक्शंस होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ सकती है। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने से यही फायदा होता है कि तीनों में से एक फंक्शन जनरली हट जाएगा, बाकी दोनों फंक्शन रह जाएंगे। और किंग प्रॉपर्टी का हिंट हमें इसकी लोअर और अपर लिमिट से भी मिलता है। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। हमें पता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन मल्टीपल ऑफ π/2 कभी भी है ट्रिग्नोमेट्री में, तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने का आपको सोचना ही है। तो हम वही अप्लाई करेंगे। x की जगह क्या पुट करेंगे, a + b - x, मतलब π/2 + -π/2 - x। तो बेसिकली x की जगह -x ही पुट करेंगे। किंग प्रॉपर्टी में हम फिर से वही इंटीग्रेशन जनरेट करेंगे। हमें पता है दोनों इंटीग्रेशन सेम ही होते हैं, तो नया वाला इंटीग्रेशन ये आएगा, सिर्फ यहाँ पे -x, यहाँ पे -x, यहाँ पे -x। -x का होल स्क्वायर तो प्लस ही होता है, cos² - x भी cos²x ही होगा। यहाँ पे सिर्फ e⁻−x आएगा। तो आप नोटिस करेंगे ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली सेम ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि वो माइनस का स्क्वायर है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इससे क्या होगा, e⁻x ऊपर आ जाएगा जब आप इसको चेंज करके ऐसे लिखेंगे 1 + 1 e⁻x। फिर आप एलसीएम लेंगे तो ये e⁻x + 1 e⁻x आएगा, और वो नीचे वाला e⁻x ऊपर आ जाएगा। ये बन गया हमारा सेकंड इंटीग्रेशन। अब किंग प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रेशन बनाने के बाद में हम हमेशा उसको ऐड करते हैं और इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में अब यही करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड भी हो जाएंगी क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट तो कॉमन आ जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको ऐड करेंगे तो वो 1 जनरेट करेगा। इससे हमें ये भी पता लगता है ये एक्सपोनेंशियल के फंक्शंस में क्यों होता है ये मेथड किंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका एक हिंट ये होता है कि डिनोमिनेटर की एक टर्म न्यूमरेटर में है। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, और दोनों में से एक टर्म अगर आपको न्यूमरेटर में दिख रही है तो किंग प्रॉपर्टी का आपको सोचना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे था, ये भी मैंने नोटिस किया। कहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखिए, एक e⁻x है और एक 1 है। इन दोनों में से एक टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन के न्यूमरेटर में। अब आप बोलेंगे सर e⁻x तो है नहीं, लेकिन 1 है, 1 हमेशा न्यूमरेटर में होगा। तो ये 1 आप लिखना चाहो तो लिख लो 1 मल्टीप्लाई, तो देखिए एक टर्म न्यूमरेटर में। जैसे ही आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जो 1 और e⁻x है उसमें से जो सेकंड वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। देखिए e⁻x न्यूमरेटर में अपने आप आ गया किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये 1 जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 + e⁻x आएगा, नीचे भी e⁻x + 1 आएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये है, 96 बाहर आ जाएगा, x² cos²x। अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपने एनसीईआरटी में भी क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे ये -a से a है, हमें पता है -a से a कभी भी इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम बोलते हैं कोई भी फंक्शन है, अगर फंक्शन इवन होता है
तो हम इस इंटीग्रेशन को बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0 से। और ये फंक्शन इवन ही है क्योंकि इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमें सेम ही चीज़ मिलेगी। तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 0 से मतलब 0 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अब हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 2 है, उसमें से ये वाला जो 2i था ये 2 के बराबर था, तो ध्यान रखिए ये 2 हटा नहीं है, 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड से क्योंकि ये 2i के बराबर था। तो आई आपका इंटीग्रेशन 96 0 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हमें पता है कॉस की अगर इवन पावर्स होती है तो उसको हम हायर एंगल में चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम कैसे चेंज करेंगे हायर एंगल में, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है cos 2x होता है। तो हम 2 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 2x प्लस 1 लिख लेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे सर 2 cos स्क्वायर एक्स तो यहाँ है ही नहीं, 2 cos स्क्वायर एक्स है क्योंकि 96 में से हम 2 बोरो कर सकते हैं, इसको 48 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख लूंगा 1 प्लस cos 2x, ये 48 यहाँ पे रह जाएगा। अब हम सेपरेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग और एक्स स्क्वायर cos 2x का इंटीग्रेशन अलग। इसमें अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे तो मुश्किल होगी क्योंकि हम फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जब ये करेंगे आइलेट के रूल से भी तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, फिर cos स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन करने के लिए आपको cos 2x बनाना ही पड़ेगा, तो इवेंचुअली वही चीज वहां पे जनरेट हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, x³ आएगा, 0 से पाई बाय 2 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आएगा, तो ये π³ 8 नीचे आएगा 3 तो π³ 24 आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इसको I1 मान लेते हैं। अब हम आइलेट रूल के हिसाब से भी देखेंगे तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें पता है इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इसी डायरेक्शन में हम लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लास्ट में देखते हैं, तो ये सेकंड फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल भी सेकंड फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनवर्स होता है लॉगरिथमिक फिर अलजेब्रा ये है तो इसको फर्स्ट लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और हम फर्स्ट फंक्शन को हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, मैं भी ऐसे ही ध्यान रखता हूँ। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, वो आ जाएगा sin 2x बाय 2, 0 से पाई बाय 2 लिमिट पुट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाय 2 आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई इससे। अब ये वाली वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि अगर आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई 0 होता है, 0 पुट करेंगे तो भी साइन पाई आ जाएगा, ये भी वैल्यू साइन 0 आ जाएगा, वो भी 0 है, तो इसको लिखने की तो जरूरत नहीं। इसमें हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स साइन 2x dx का इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका आएगा माइनस cos 2x बाय 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, डिवाइड बाय 2 क्यों आता है क्योंकि 2x है, तो ये आगे वाला जो लीनियर का पार्ट है कांस्टेंट डिवाइड में आता है, 0 से पाई बाय 2 पुट करेंगे। अब ये वैल्यू 0 नहीं आएगी क्योंकि cos पाई 0 नहीं होता है, यहाँ पे साइन पाई था, तो ध्यान रखिए cos का कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे साइन आएगा, साइन में अगर पाई जनरेट हो रहा है तो 0 ही होता है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, और जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन था उसको लिख लेंगे। अब ये वाला इंटीग्रेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू डेफिनेटली 0 ही है। क्यों आएगी 0? क्योंकि cos 2x के इंटीग्रेशन में क्या आएगा, sin 2x हमेशा आएगा ही आएगा, और लिमिट आप लिखेंगे 0 तो 0 आएगी, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो sin पाई वो भी 0 होगा, तो इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें सॉल्व करेंगे पाई बाय 2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा, ये cos पाई आ जाएगा, वो -1 होता है, ये 2 आ जाएगा, तो ये +1 बाय 2, ये पाई बाय 2। अब आप बोलेंगे सर ये -i1 कैसा है, तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस है बारी बारी लिखने से अच्छा इसको -i1 लिख लिया, तो यहाँ से अब मैंने सिर्फ इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू को यहाँ लिखा है, फिर पूरे के आगे मैं बाहर माइनस लगा दूंगा, तो ये आएगा 1/2, ये आ जाएगा π/4, तो i1 की वैल्यू आ जाएगी -π/4, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ -π/4 लिख लेंगे, 48 के अंदर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से 48, तो ये आएगा 2π³, ये आएगा 12π। तो अब हम देखेंगे पाई तो कॉमन आ जाएगा, 2π² -12 आ जाएगा, तो हमें दिख रहा है कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू तो 2 आ रही है, बीटा की वैल्यू -12 आ रही, और अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये -10 आ जाएगा। हमें उसका स्क्वायर करना है, तो -10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट f एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है
डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस सच दैट जी एक्स हमें दिया हुआ है 0 से x टी एफ टी डी टी और जी ऑफ एक्स क्यूब भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें इससे वैल्यू निकालनी है समेशन आर इक्वल टू 1 to 50 एफ ऑफ आर क्यूब किसके बराबर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम नोटिस करेंगे तो फंक्शन का हमें एफ का समेशन करना है, तो हमें कैसे भी करके फंक्शन एफ को कैलकुलेट करना है। अगर एक बार हमने फंक्शन एफ निकाल लिया तो उसमें हम आर क्यूब पुट कर देंगे, फिर उससे हमारा एफ आर क्यूब आ जाएगा, फिर समेशन ऑफ सीरीज के फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो थॉट प्रोसेस तो ये होना चाहिए कि हमें फंक्शन एफ निकालना है। अब अगर हम फंक्शन एफ को देखेंगे तो फंक्शन एफ ऑलरेडी इंटीग्रेशन के अंदर है, तो हमें कैसे भी करके इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का अगर साइन हटाना है तो वो तभी पॉसिबल है क्योंकि वेरिएबल है जब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें। ये मैं आपको लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ, कैसे मैंने सोचा कैसे करना है सॉल्व। तो अगर मैं इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मेरा यहाँ पे तो जी डैश एक्स आएगा, यहाँ पे फंक्शन एफ जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। उसके लिए मैं लिबनिट्ज रूल यूज करूंगा, और एक बार एफ एक्स आ गया तो उससे एफ ऑफ आर क्यूब निकालना ईजी है, लेकिन जो एफ एक्स आएगा वो जी डैश एक्स की टर्म्स में आएगा। तो जी डैश एक्स निकालने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। अब एक बार स्टार्टिंग मिल गई, फिर आगे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन का साइन हटाना है, तो लिबनिट्ज रूल यूज करूंगा। लोअर और अपर लिमिट एक्स में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, लेफ्ट में तो जी डैश एक्स आएगा, राइट में क्या आएगा, अपर लिमिट को फंक्शन में पुट करो तो एक्स एफ एक्स आएगा यहाँ पे, और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, वो तो एक्स का डेरिवेटिव 1 ही है, फिर लोअर लिमिट में पुट करते हैं और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 है क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो माइनस 0 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आएगा एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स का डेरिवेटिव 1। अब जी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स आ गया, हमें एफ एक्स चाहिए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब हम जी डैश एक्स कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं यहाँ पे जी डैश एक्स निकालने के लिए जी एक्स बना लेता हूँ, तो बेसिकली जी ऑफ टी बना लेता हूँ। तो मैंने एक्स क्यूब को टी लिख दिया। जरूरी नहीं है कि आप पहले एक्स क्यूब को टी रखें फिर डिफरेंशिएट करें, आप चाहते तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर सकते हैं बोथ द साइड्स। अगर आप दोनों डायरेक्टली करेंगे वो भी तरीका आपको बता दूंगा, अगर बिना डायरेक्टली करेंगे और आप पहले मैं अगर जी ऑफ टी जनरेट करूं फिर ताकि जी डैश टी निकालूं, तो जी ऑफ टी जनरेट करेंगे तो मैंने एक्स क्यूब को टी रख दिया क्योंकि मुझे एक्स चाहिए, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं चाहिए। ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का। तो इसका मतलब बेसिकली मैंने क्या पुट किया, एक्स की जगह टी की पावर 1/3, तो मैं दोनों साइड टी की पावर 1/3 पुट कर रहा हूँ, तो ये तो जी ऑफ टी हो जाएगा। ये 1/3 पुट करेंगे टी की पावर, तो यहाँ पे आएगा टी की पावर 1/3 की पावर 6, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 6/3 आ जाएगा 2 के बराबर, तो टी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे टी की पावर 1/3 पुट करेंगे, टी की पावर 7/3 आएगा। ये जी ऑफ टी है। अब मुझे जी डैश एक्स चाहिए तो मैं जी डैश टी निकाल लेता हूँ, फिर टी की जगह एक्स लिख दूंगा। तो जी डैश टी निकालूंगा तो आएगा 2t, ये 7/3 आ गया, टी की पावर 7/3 माइनस 1 4/3 आ जाएगा। अब मुझे जी डैश टी अपॉन टी चाहिए तो पूरे को मैं टी से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे तो 2 रह जाएगा, यहाँ पे टी की पावर 4/3 अपॉन टी, मतलब टी की पावर में 4/3 माइनस 1 आ जाएगा, तो टी की पावर 1/3 आ जाएगा। तो ये जी डैश टी अपॉन टी है, ये इससे हमारा जी डैश एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, 2 + 7/3 एक्स की पावर 1/3, ये हमारा एफ एक्स आ गया। अब एक तो मैंने आपको बताया था, पहले मैंने एक्स क्यूब को टी लिखा। अगर आप एक्स क्यूब को टी नहीं रख रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके। अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, जी डैश एक्स क्यूब मल्टीप्लीकेशन में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 6 का डेरिवेटिव तो आएगा 6x⁵5, फिर आएगा 7x⁵6। अब हम दोनों तरफ x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। x क्यूब से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, x क्यूब से भी नहीं, मुझे चाहिए जी डैश एक्स अपॉन एक्स, तो मुझे चाहिए जी डैश एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अगर मैं ये एक्सप्रेशन निकालूं, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ x, देखिए सेम एक्सप्रेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को एक्स क्यूब से तो डिवाइड करूंगा ही, क्योंकि यहाँ पे जी डैश एक्स क्यूब है अंदर ब्रैकेट में, तो डिवीजन में भी एक्स क्यूब तो होना ही चाहिए। एक तो हमारा एक्स क्यूब, ये मैंने लिख लिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x² हो जाएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 7x³। अब हमें जी डैश एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों तरफ अब 3x² से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 3x² डिवीजन में जाएगा, दोनों को डिवाइड करेगा, ध्यान रखिए, तो 6x² अपॉन 3x²,
प्लस 7x³ अपॉन 3x²। अब आप इसको नोटिस करिए, 6x² अपॉन 3x² तो 2 हो गया, ये 7 अपॉन 3x हो गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 7 अपॉन 3x, और यहाँ पे अपॉन x³। अब ध्यान रखेंगे हमें g' अपॉन x³ नहीं चाहिए, हमें g' अपॉन x चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे आने के बाद में आप x³ को t पुट कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि x³ तो t पुट करना ही पड़ेगा, तभी हमें सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन निकलेगा। अब यहाँ पे अगर आप x³ को t पुट कर देंगे तो ये g' अपॉन t आ जाएगा, और अगर आप x³ को t पुट करेंगे तो x आएगा t⁻⁴। फिर से देखिए वही एक्सप्रेशन आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमारा fx ये आ गया है, हमें f(r³ चाहिए, तो x की जगह हम पुट कर देंगे r³। तो r³ पुट करेंगे तो क्या आएगा, r³ की पावर 1/3, तो ये r आ जाएगा। अब हम इसमें हम समेशन लगा देंगे, f(r³ है 2 + 7r/3। अब समेशन है r = 1 to 15, f(r³ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 का समेशन अलग कर लेंगे, 7/3 r का समेशन अलग कर लेंगे। 2 का समेशन 15 टाइम्स होगा तो 2 × 15 आएगा, 7/3 कॉमन है, r का समेशन आएगा 15 × 15 + 1/2, तो ये आ जाएगा ये वैल्यू। अब हमें ये तो 30 आ गया था, 2 × 15, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 1 = 3, 3 5 = 15, ये आएगा 2 1 = 2, 2 8 = 16। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 30 आ जाएगा, ये 40 × 7 280, इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 310, जो आपका आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट एक फंक्शन f है, r से r डिफाइंड है रियल टू रियल नंबर, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो फंक्शन f ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब आप f' भी डिफाइन कर सकते हो, f" भी डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चन में इसीलिए दिया हुआ है सच दैट f(2) = 1। कैपिटल fx लिखा हुआ है x × स्मॉल fx, और हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से 2 x कैपिटल f' dx = 6, और हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक और इंटीग्रेशन x² f"x dx = 40। तो हमें कैपिटल f'2 भी निकालना है और इंटीग्रेशन fx dx 0 से 2 भी निकालना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल f फंक्शन भी नहीं दिया हुआ, स्मॉल f फंक्शन भी दिया हुआ, उसमें एक रिलेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन नहीं पता है, फिर भी हमें कैसे भी यहाँ पे उस फंक्शन के डेरिवेटिव की 2 पे वैल्यू निकालनी है और उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके भी हमें आंसर बताना है क्या होगा, और 2 इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन दिए हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव वापस आ रहा है, जैसे देखिए f' का डेरिवेटिव f"x, x² का डेरिवेटिव x, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में अगर ऐसे 2 इंटीग्रेशन हमें पेयर में दिए हुए हैं तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ये थॉट प्रोसेस है। अभी कैसे आया मेरे दिमाग में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इन दोनों इंटीग्रेशन को देख के हमें कैसे पता लगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कुछ सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये क्वेश्चन टाइप इंपॉर्टेंट भी है जेईई एडवांस के लिए भी, तो ध्यान रखिएगा दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, e⁻x fx + f', ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x fx + c। तो इसको हम ध्यान कैसे रखते हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ, e⁻x fx और e⁻x f'। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये 2 टर्म्स का एडिशन है, ये एक टर्म है यहाँ पे और एक ये टर्म है इंटीग्रेशन में। अब इनमें आप नोटिस करेंगे तो एक का डेरिवेटिव इधर है, जैसे देखिए fx का डेरिवेटिव f'(x) यहाँ दिया हुआ है और e⁻x का डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा एडिशन है। तो ये जो ब्रैकेट में 2 टर्म्स लिखी हुई इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट रूल में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट रूल में एक फंक्शन तो आपका e⁻x है, दूसरा फंक्शन आपका fx है। आप नोटिस करिए इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही मिलेगा, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, e⁻x fx ही आना चाहिए। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें 2 इंटीग्रेशन जिसमें एक का डेरिवेटिव वहां पे है दूसरे का डेरिवेटिव वहां पे, स्पेशली दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं या आपको फंक्शन नहीं पता है, जैसे मैंने देखा x² है उसका डेरिवेटिव अगर आप नोटिस करेंगे तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे x, भले ही 2x नहीं है बट x तो आता ही उसमें, और f'(x) का अगर आप डेरिवेटिव देखेंगे तो आपको डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कुछ इस तरह का डिफरेंशिएशन
जनरेट हो जाना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जिसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत ईजी है। यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है, ये जो डायरेक्ट हम रूल लगाते हैं। इसी तरह से एक और फेमस इंटीग्रेशन होता है एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स होता है। कैसे पता लगाते हैं? ये दो टर्म्स का एडिशन आप नोटिस करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, जिसके डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, एक का डेरिवेटिव दूसरे में होगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होगा, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये उसके प्रोडक्ट के डेरिवेटिव को जनरेट कर रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एफ एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स एफ एक्स ही आना चाहिए। तो इसी थॉट प्रोसेस को यूज करते हुए हम यहाँ पे इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ऐड? क्योंकि मुझे दिख रहा है एक का डेरिवेटिव दूसरे में है, दूसरे का डेरिवेटिव इधर, जो दो टर्म्स है, पूरा डेरिवेटिव नहीं, टर्म्स में, इसमें जो दो टर्म्स है उसमें से इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है और इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे है। या हम ये भी बोल सकते हैं एक इंटीग्रेशन में जो दो टर्म्स है उसमें से एक टर्म का इंटीग्रेशन वहां दिया हुआ है, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन वहां दिया हुआ है। अगर ऐसा आपको दिखता है तो उन इंटीग्रेशन को आप ऐड करके सॉल्व करिए, इजीली सॉल्व होता है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा इस तरह से कि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ जनरेट करो, तो मैं 2x की फॉर्म में लिखूंगा। यहाँ पे x दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 12 लिखूंगा। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है 2x और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ। तो बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट रूल है। ये किसका है? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये डिफरेंशिएशन है। किस किस का डिफरेंशिएशन है? एक टर्म तो एक्स स्क्वायर है और एक टर्म है आपकी कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पे तो लेफ्ट में यही वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन यही आ जाएगा। 0 से लेकर के 2 तक यहाँ पे वैल्यू है, तो हम 0 से लेकर के 2 पे लिमिट यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप 0 से 2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो आएगा 4 एफ डैश 2, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। इससे हमें देखिए एफ डैश 2 की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, डिवाइड बाय 4 करेंगे आ जाएगा 13। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिए जनरेट कैसे होता है, ये तरीका क्या है। इसको इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से ध्यान रखता हूँ, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका एग्जाम में ये है। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे एफ डैश 2 तो निकाल लिया, तो अगर क्वेश्चन में एफ डैश 2 पूछा है ऐसे एक छोटा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है फिर से। और अब हमें इंटीग्रेशन पूछा है 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। अब ध्यान रखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, आपको जिसको इंटीग्रेट करना है उसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करिए। आप कोशिश करिए या तो ये इंटीग्रेशन जनरेट हो या ये, मैं ये वाले से ये इंटीग्रेशन जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मैं नोटिस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको इसके साथ ऐड करके जनरेट कर लूँ, या इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख लूँ, एक ही बात है। तो अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखूंगा तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स एफ एक्स माइनस, यहाँ पे लिमिट 0 से 2 आएगी, माइनस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आप नोटिस करिए यही चीज़ वापस आपकी यहाँ पे जनरेट हो गई। ये वैल्यू कितनी है 6। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, तो अब यहाँ पे 6 लिख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर देंगे। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको इंटीग्रेशन, इसको 3 मान लेते आप यहाँ पे, और 1 और 3 को आप ऐड करके लिख लेते। क्यों ऐड कर लेता? क्योंकि आप नोटिस करिए इसका डिफरेंशिएशन x का यहाँ पे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे, जैसे ही मैं 1 और 3 को ऐड करूंगा एक तरफ तो i प्लस 6 आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है आप नोटिस करिए, x का डेरिवेटिव आ रहा है और कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एफ एक्स, ये लिख सकते हैं। तो अब आप नोटिस करिए ये जो चीज़ है ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ एक्स एफ एक्स ही होगा, तो यहाँ पे नोटिस करिए एक्स एफ एक्स ही आएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू जो -6 है इसको इधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, सेम ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 2f2 -6 आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा। देखिए एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैपिटल एफ एक्स से 0 से 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब उसके लिए ये रूल यूज आएगा, x की जगह यहाँ 2 पुट कर देंगे, तो जैसे आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 स्मॉल f2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्मॉल f2 आ जाएगा। स्मॉल f2 की वैल्यू हमें देखिए शायद क्वेश्चन में दी हुई, हाँ दी हुई है 1, तो ये वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आएगा 4 - 6 - 2। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये पहले वाली वैल्यू तो 13 आ गई थी, ये वैल्यू आ गई थी -2, 13 - 2 आ जाएगा 11, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को क्वेश्चन में समझने का और अप्लाई करने का, और ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें इंटीग्रेट करना है 80 0 से π/4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 प्लस 16 sin 2 थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो हम इनडेफिनिट इंटीग्रल में भी पढ़ते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये होता है, दो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन साइन 2 थीटा के साथ होता है, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन साइन 2 थीटा के साथ होता है। जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन साइन 2 थीटा के साथ होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में है, साइन 2 थीटा डिनोमिनेटर में। इसी तरह से टर्म्स होती हैं। तो उसमें जब प्लस होता है तो माइनस वाले को आप टी पुट करेंगे, और जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में होता है, साइन 2 थीटा डिनोमिनेटर में होता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को टी रखते हैं। ये तरीका है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप इसको टी पुट करेंगे तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो न्यूमरेटर जनरेट करता है, न्यूमरेटर में जो डी थीटा के साथ मिलके डी टी हो जाएगा। इसके डिफरेंशिएशन से यही टर्म आएगी। हो सकता है साइन का फर्क हो, प्लस माइनस कॉमन आ सकता है। इसी तरह से अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ यही टर्म आएगी। अब आप करके देख लीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, यहाँ माइनस साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं आ रहा है। लेकिन हम बोल सकते हैं हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। तो देखिए उससे डी टी जनरेट करने में सावधान ईजी रहता है। तो तरीका क्या है, ये तो आपके रहेगा न्यूमरेटर में पार्ट और ये वाला पार्ट रहेगा आपका डिनोमिनेटर में। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो आपको यही सब्स्टिट्यूशन पुट करके सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे, तो मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो मैं माइनस वाले को टी पुट कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, देखिए कॉस थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। ये जो पूरी वैल्यू है ये हो जाएगी डी टी के बराबर। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये तो हमारा डी टी में चेंज हो जाएगा। अब बच गया सिर्फ ये साइन 2 थीटा का क्या करेंगे। तो अब साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है हम कैलकुलेट करेंगे, जनरेट करेंगे। कहाँ से? जो वैल्यू हमने टी पुट करी है वहाँ से। तो जैसे ही आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी पुट करें या प्लस को, उससे साइन 2 थीटा जनरेट करना बहुत ईजी है, जस्ट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। काफ़ी कॉमन मेथड है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। ऐसे हम साइन 2 थीटा जनरेट कर लेंगे और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूरा टी में आ गया, सॉल्व हो जाएगा। बट एक और चीज़ ध्यान रखिए, हमें लोअर और अपर लिमिट भी निकालनी पड़ेगी टी पे। तो एक बार थीटा को 0 पुट करो और लोअर लिमिट निकालो। थीटा को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, तो लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी 0 माइनस 1, ये माइनस 1 आ जाएगा। और अपर लिमिट में आएगा साइन π/4 माइनस कॉस π/4, वो दोनों वैल्यू सेम ही होती है, तो अपर लिमिट चेंज हो जाएगी 0 में। तो अब आपका क्वेश्चन ये आएगा 80 माइनस 1 से 0 डी टी अपॉन 9 16 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन 2 थीटा की जगह ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आएगा डी टी आएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 कॉमन ले लेंगे, 16 कॉमन लेंगे 25/16 आएगा, ये 16 5 80 आ जाएगा। अब इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, अंडर रूट नहीं सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन हमें पता है। ये अगर ए स्क्वायर है मतलब ये किसका स्क्वायर है, 5/4 का स्क्वायर है। तो हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है डिनोमिनेटर में, वो होता है ln ऑफ एक्स ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ये आता है। और यहाँ बाहर क्या आता है 1/2a, ये भी आता है। तो a हमारा 5/4 है तो यहाँ 5/4 आएगा 2a, ये बाहर वाला 5 तो कॉमन है ऑलरेडी, वो बाहर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आप नोटिस करिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, एक तो 2 आएगा। उसके अलावा अब इसको सॉल्व करिए, जब आप 0 पुट करेंगे तो 5/4 1 आ जाएगा, ln 1 तो 0 ही होता है। फिर हम -1 पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ln ऑफ 5/4 -1 अपॉन में आएगा 5/4 + 1, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। और बाहर नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो ये आएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस ln ये आएगा 1/4, डिनोमिनेटर में आएगा 9/4, तो ये 0 माइनस ln 1/9 आएगा। ln 1/9 को माइनस ln 9 लिख सकते हैं क्योंकि 9 की पावर -1 है, तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ ln 9। तो हमें दिख रहा है ये आंसर आएगा यहाँ से 2, यहाँ से ln 9, 2 ln 9 हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये अब हम इस आंसर को मैच करा लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 3 की फॉर्म में दिया हुआ है, तो 9 को हम लिख सकते हैं फिर से 3 स्क्वायर। तो जैसे आप 9 को 3 स्क्वायर लिखोगे तो पावर को आप आगे ले आइए, तो यह आएगा 4ln3। अब देखिए आंसर मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग फ्रॉम ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन डायरेक्टली इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक फंक्शन एफ है 0 to infinity टू रियल नंबर, तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब हमें लिखा है फॉर सम a नॉट इक्वल टू 0 to 1 f ऑफ लैम्डा x d लैम्डा इज इक्वल टू a f x, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, f ऑफ 16 1/8 है, तो हमें निकालना है 16 माइनस f डैश 1/16। तो अगर हमें f डैश 1/16 चाहिए, मतलब मुझे f डैश x चाहिए। f डैश x के लिए f x निकालना पड़ेगा। f x हम कहाँ से निकालेंगे, इस इंफॉर्मेशन से। तो हमें एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ही फंक्शन f दिया हुआ है। तो हमें कैसे भी करके डेफिनेट इंटीग्रल से हमें फंक्शन f में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जिसको हम इंटीग्रेट करके f x निकालें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोअर और अपर लिमिट दोनों क्या है, कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट होते हैं तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो हमारा आइडिया या थॉट प्रोसेस यही है कि पहले हम कैसे भी करके यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। तो देखिए क्वेश्चन में ही हिंट है, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए डी लैम्डा दिया हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल लैम्डा है, एक्स नहीं है, ये हमें पता लग रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लैम्डा एक्स को टी पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अगर लिमिट्स रूल लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो मुझे लोअर और अपर लिमिट में वेरिएबल चाहिए एक्स, और वही एक्स वेरिएबल देखिए आपको राइट में भी दिख रहा है। तो अगर मैं लैम्डा एक्स को टी पुट कर दूं तो ये वाली जो वैल्यूज है ना लोअर और अपर लिमिट, ये लैम्डा पे ही है। तो देखिए लोअर लिमिट क्या आएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, वो 0 आ जाएगा। अपर लिमिट 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स आ जाएगा, यहाँ वेरिएबल एक्स आ जाएगा। एक बार वेरिएबल एक्स आ गया तो हम इजीली डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, फिर उससे हम एफ एक्स निकाल लेंगे। फिर एफ एक्स निकालने के बाद में एफ डैश निकालना हमारे लिए बहुत ईजी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन में जान करके डी लैम्डा दिया गया है, जो जनरली बच्चे मिस कर देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन एक्स का ही आएगा। लेकिन उसमें आप ये रूल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स अपर लोअर लिमिट एक्स में नहीं है। तो इसीलिए हम पहले स्टेप में लैम्डा एक्स को टी पुट करेंगे, ताकि लोअर और अपर लिमिट एक्स में आ जाएगी 0 से x, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा x डी लैम्डा इज इक्वल टू dt। ध्यान रखिए डी लैम्डा आएगा, क्योंकि लैम्डा हमारा वेरिएबल है, x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डी लैम्डा की जगह dt अपॉन x, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन x, 0 से x एफ टी डी टी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको हम इससे इक्वेट करेंगे तो देखिए x को राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू ax एफ एक्स। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बनानी, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन f है और वही फंक्शन आपको नहीं पता और निकालना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना के ही सॉल्व किया जाता है। अब हम यहाँ पे इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स और यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि इस रूल से यही होता है, अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट का डेरिवेटिव लिखते हैं, तो एफ एक्स ही आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, तो ये आ गई टर्म, और x मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स ये आ जाएगा। तो आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर एफ एक्स को आप अलग कर लेंगे तो एफ एक्स और ए एफ एक्स अलग हो जाएगा, तो 1 माइनस ए एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स को लेफ्ट में ले जाएंगे, राइट में आएगा ए एक्स एफ डैश एक्स। अब एफ एक्स को आप y पुट कर दीजिए तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, क्योंकि मैं y और डी वाई बाई डी एक्स में ईजिली समझता हूँ इंटीग्रेशन बनाना। तो डी वाई बाय वाई को अलग कर लेंगे, डी एक्स बाय एक्स को अलग कर लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, डी वाई बाय वाई का इंटीग्रेशन ln y होता है, मॉड भी लगा सकते हैं, प्लस c ये आ जाएगा। मॉड लगाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि x तो पॉजिटिव दिया हुआ ही है, तो हम ln x भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में हमें c भी निकालना है, a भी निकालना है सबसे पहले। तो इसीलिए क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, f ऑफ 1 भी दिया हुआ है और f ऑफ 16 भी हमें दिया हुआ है। अब हम एक एक वैल्यू पुट करके निकालते हैं c और a की वैल्यू। तो सबसे पहले हम f ऑफ 1 इक्वल टू 1 यूज करते हैं, तो x की जगह आप 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, और y की जगह भी 1 पुट कर दीजिए, तो ln 1 ये तो 0 ही हो जाएगा, तो c की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, f ऑफ 16 इक्वल टू 1/8 यूज करेंगे।
तो x की जगह आप 16 पुट कर दीजिए और y की जगह हम क्या पुट करेंगे 1/8। तो ये एक्सप्रेशन आएगा। c तो 0 है तो उसको हटा दिया, यहाँ से a निकालेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ln 16 का मतलब हो गया ln ऑफ 2⁴, क्योंकि 2 है इसका बेस जो प्राइम नंबर है। 8 का भी बेस 2 ही हम चेंज कर सकते हैं, 2³ लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ln 2⁻³ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में -3 आगे आ जाएगा तो -3 ln 2 हो जाएगा राइट में, यहाँ पे 4 ln 2 हो जाएगा। ln 2 दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं तो 1 - a/a मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके a निकाल लीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 - a/a कितना है -3/4 है, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, या a की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। तो अब y और x का फंक्शन आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पे ये है ये x की पावर में लिख लेंगे -3/4 इज इक्वल टू यहाँ पे y आ जाएगा, क्योंकि हमें ln की प्रॉपर्टी पता है। ln x की पावर क्या हो जाएगा -3/4, ये पावर में चला जाएगा और ये किसके बराबर है ln y के बराबर। तो ln अगर हटा देंगे तो y की वैल्यू आएगी x⁻³ अब हमें f' 1/16 निकालना है, मतलब dy/dx निकालना। dy/dx निकालेंगे -3/4, पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -7/4। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 16 माइनस, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3/4, 1/16 आ जाएगा x की जगह, क्योंकि x हमारा 1/16 है, पावर -7/4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 2⁻4 है और ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन 2⁻⁻4 की पावर -7/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2⁻+7 आ जाएगा। इसको यहाँ लिख लेंगे। 2⁻7 हम सॉल्व कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 32 आएगा। 2⁵ 32 होता है तो ये 128 होगा, अपॉन 4 करेंगे 32 आएगा। 3 × 32 करके आप 16 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, रेंज ऑफ f लिखी हुई है अल्फा से बीटा क्लोज्ड इंटरवल, तो हमें 4α + बीटा बताना है किसके बराबर होगा। अब देखिए रेंज का मतलब होता है उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें इस फंक्शन की क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो रेंज निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन की, तो फंक्शन का हमें पता होना चाहिए कि उसका बिहेवियर क्या है, मतलब वो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में 1 से लेकर के 5 में। तो बिहेवियर के लिए मुझे उसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन के लिए मुझे लिबनिट्ज रूल यूज करना पड़ेगा यहाँ पे f(x) के ऊपर। तो यही हमारा थॉट प्रोसेस है, लिबनिट्ज रूल यूज करेंगे। अपर लिमिट x है, यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x, सब जगह यहाँ पे x² 9x 20 आ जाएगा, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म नहीं आएगी, 0 ही आएगा। तो ये आ गया डेरिवेटिव। अब इसको एनालाइज करेंगे, तो डेरिवेटिव को हम कैसे एनालाइज करते हैं, ये पॉलिनोमियल टाइप है तो आप उसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स अगर जनरेट हो जाएंगे तो इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए 4 × 5 = 20 होता है, ये 4 और 5 फैक्टर आ जाएंगे इसके, x - 4 x - 5। अब हम देखेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे f'(x) 0 होता है या नॉट डिफाइंड, लेकिन f(x) डिफाइंड होना चाहिए। तो f(x) हमारा 1 से 5 में डिफाइंड है, ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये 0 हो ही नहीं सकती, तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट जनरेट नहीं करेगा। क्रिटिकल पॉइंट वही जनरेट करते हैं या तो नॉट डिफाइंड वैल्यूज होती हैं या वो 0 को इक्वेट करती हैं। x = 4 क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है क्योंकि 1 और 5 के बीच में है, और 5 तो एंड पॉइंट है। तो अगर मैं मार्क करूंगा साइन ऑफ f'(x) 1 से लेकर के 5 में मार्क करूंगा, और 4 एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे हमें देखना है। 4 के लेफ्ट में आप देखोगे ये नेगेटिव है, ये भी, ये सॉरी 4 के लेफ्ट में ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। तो हमें दिख रहा है कि 4 के लेफ्ट में साइन इसका पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो 0 4 5 और यहाँ से ऑल्टरनेट साइन लगाना स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप पर्टिकुलर रीजन में देख सकते हैं 4 से लेस में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 से बड़ी वैल्यू में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इससे हम बिहेवियर बता सकते हैं f(x) का कि 1 से लेकर के 4 में बिहेवियर f(x) मतलब f(x) क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और 4 से लेकर के 5 में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इससे हमें पता लग गया कि इस पॉइंट पे ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, बीटा जो है,
और मिनिमम वैल्यू कहाँ दिख रही है आपको, देखिए 1 से लेकर के 4 में गैप ज़्यादा है, तो इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा टाइम मिलेगा इंक्रीज करने का, तो अगर उल्टा जाएंगे तो डिक्रीज भी ज़्यादा इधर ही करेगा, तो 1 पे ही मिनिमम आना चाहिए क्योंकि 4 से 5 का गैप कम है, तो 4 से 5 में कम डिक्रीज करेगा, 4 से 1 में ज़्यादा डिक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली 1 पे जो वैल्यू होगी वो ही अल्फा होनी चाहिए। तो हमें एफ ऑफ 1 निकालना है और एफ ऑफ यहाँ पे 4 निकालना है, वो हमारे अल्फा बीटा हो गए। लेकिन अब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 4 निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग इसको इस तरह से करते हैं कि पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर वापस डिफरेंशिएट करते हैं, तो उससे डिफरेंशिएशन का मेथड जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक के भी चांस रहते हैं। जब एनालाइज करना है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, वैल्यू निकालनी है तो पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा फंक्शन को। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, इंटीग्रेट आप कर सकते हैं टी क्यूब 90 स्क्वायर 20, टी क्यूब का आएगा t4/4, 90 क्यूब बाई 3, 20 t²/2 आ जाएगा, 0 से x पुट करेंगे तो x4/4 माइनस 3t क्यूब आ जाएगा, तो 3x क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 10t², 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारा फंक्शन fx आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, मैक्सिमम 4 पे होगी तो f ऑफ 4 निकाल लेंगे हम यहाँ पे, x की जगह 4 पुट कर लेंगे, 4 की पावर 4 आ जाएगा, 3 4 का क्यूब 10 4 का स्क्वायर, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसको मैंने कैसे कैलकुलेशन करी आसान तरीके से, इसको 4 क्यूब लिख लिया, ये भी 4 क्यूब, ये भी 4 क्यूब, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब है, तो इसको 1 माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब, ये 160 हो जाएगा, 4 क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 हो जाएगा, माइनस में इसको ऐड करेंगे 32 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे मिनिमम, वो 1 पे आएगी तो 1 पुट कर दीजिए, 1/4 माइनस 3 प्लस 10, तो 7 प्लस 1/4 ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 29/4। हमें वैल्यू चाहिए 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, तो 4 अल्फा हो जाएगा 29, 4 बीटा हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 128, तो इनको अब आप ऐड कर लीजिए तो ये वैल्यू आएगी 157, जो आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 24 इंटीग्रेशन में 0 से π/4 साइन ऑफ मॉड ऑफ 4x माइनस π/12 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें बताना है ये अल्फा किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, एक तो मॉड का जो क्वेश्चन आता है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन, उसको हम कैसे अप्रोच करके सॉल्व करते हैं। तो पहले मॉड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 24 साइन के अंदर मॉड में एक फंक्शन लिखा हुआ है 4x माइनस π/12। अब ध्यान रखिए मॉड के अंदर की जो फंक्शन है उसी पे फोकस करता है हमें। तो मॉड के अंदर का जो फंक्शन है अगर वो एक लीनियर फंक्शन है x में, लीनियर मतलब x की पावर 1 का फंक्शन है, तो पहला स्टेप, पहला थॉट प्रोसेस आपका यही होता है कि इसी फंक्शन को आपको t पुट करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज रिमेंबर लीनियर फंक्शन होना चाहिए, लीनियर के अलावा दूसरा नहीं। मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन लीनियर फंक्शन में पूछे जाते हैं तो वो इजी हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको t पुट करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट माइनस π/12 आ जाएगी, अपर लिमिट π/4 पुट करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी π माइनस π/12, तो 11 π/12, और इंटीग्रेशन ही इसमें चेंज हो जाएगा 4dx इक्वल टू dt। तो 24 में से 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, 4dx को dt लिख लेंगे, साइन ऑफ मॉड ऑफ t आ जाएगा माइनस π/12 से 11 π/12। अब मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन को t पुट करने से क्या फायदा होता है देखिए, तो जब मॉड के अंदर का जो इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन होगा उसको हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होता है वहां पे जहां पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है। जैसे यहाँ पे t है तो अब t जब 0 होगा तो वो हमारे लिए ब्रेक करना भी ईजी है। हम कहाँ पे स्प्लिट करेंगे इसको, माइनस π/12 से 0 अलग बनाएंगे, 0 से 11 π/12 अलग बनाएंगे। इसीलिए मैं लीनियर को t पुट करता हूँ क्योंकि ब्रेक का जो पॉइंट है वो हमेशा 0 ही आएगा। इट बिकम्स ईजियर फॉर मी। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4x माइनस π/12 को आप 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, वहां पे इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे और ब्रेक तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन उसमें फिर साइन ऑफ 4x माइनस π/12 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर हमें इंटीग्रेशन में सोचना पड़ेगा। इसमें साइन t का इंटीग्रेशन आएगा, वो हमारे लिए सोचना काफी इजी है, यही हम करेंगे। तो मॉड t में इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे t इक्वल टू 0 पे। तो जब t इक्वल टू 0 पे आप ब्रेक करोगे तो 0 से लेस में मॉड t को हम लिखेंगे माइनस t, 0 से में बड़े में लिखेंगे प्लस t। तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आएंगे, साइन ऑफ माइनस t, साइन ऑफ प्लस t। तो साइन ऑफ माइनस टी माइनस साइन टी होता है, माइनस π/12 से 0 ये आएगा, 0 से 11 π/12 साइन टी आएगा। अब इसमें भी आप दोनों अलग अलग मत करिए, इसमें भी मैं एक ही इंटीग्रेशन है, देखेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा एक ही है साइन टी का, तो वही हमें यूज करना है। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है,
साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस टी होता है। तो मुझे पता है आंसर तो यही लिखना है। 2 बार आया है सेम इंटीग्रेशन, बस लोअर और अपर लिमिट में फर्क है। तो मैं इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करता हूं, माइनस साइन हटा के इसको रिवर्स कर लेता हूं, 0 से माइनस पाई बाय 12। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस टी है, इसका इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस टी है। फिर मैं लोअर और अपर लिमिट जब पुट करूंगा तो देखिए, अपर लिमिट माइनस पाई बाय 12, अपर लिमिट 11 पाई बाय 12, तो ये दो वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, और ये जो माइनस कॉस टी वाला माइनस था मैं यहाँ ले गया लेफ्ट में, माइनस i1/6 लिख लिया इसको। 6 को पहले ही मैं ले गया था ताकि मुझे बारी बारी 6 नहीं लिखना पड़े। अब उसके बाद में अपर लिमिट माइनस पाई बाय 12, अपर लिमिट 11 पाई बाय 12, देखिए 2 बार आएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि अपर लिमिट वाला पहले प्लस में आएगा। फिर लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो cos 0 सब्ट्रैक्ट होगा, cos 0 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 cos 0, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे साइन में मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। इसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होगा, cos 0 यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं रिवर्स कर लेता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि जो लोअर लिमिट वैल्यू 2 बार आएगी तो इसको 2 लिखना है अपने को, और डायरेक्ट cos 0 हम लिख लेंगे, और अपर लिमिट में सिंपल वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। अब इसके बाद में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे है cos 0, ये तो 1 होता है, 11 पाई बाय 12 और पाई बाय 12, इसका भी मैं बताता हूँ। मुझे पता है ये वैल्यू 0 है, क्यों है देखिए, इसको भी समझते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है। cos पाई बाय 12 और cos 11 पाई बाय 12, cos ऑफ माइनस पाई बाय 12 को मैंने पाई बाय 12 लिख लिया माइनस साइन हटा के, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। अब ध्यान रखेंगे, कभी भी कोसाइन में अगर ऐसे दो एंगल दिए हुए हैं, जैसे एक पाई बाय 12 है और एक है 11 पाई बाय 12, ऐसे दो एंगल जिनका सम अगर आप निकालें तो वो पाई आना चाहिए। ध्यान रखिए, सम या डिफरेंस पाई अगर आता है दो एंगल का, जब कोसाइन में एडिशन है तो उनका सम हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो अब हम यहाँ पे यही माइनस cos थीटा के बराबर होता है, तो हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस cos थीटा, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। तो ये हमेशा होगा। इसको हम कैसे ध्यान रखते हैं, अगर हमने इन दोनों एंगल को ऐड किया तो यहाँ पे सम ऐड करने पे कितना आ रहा है एंगल का, वो पाई ही आ रहा है। देखिए, तो ऐसे दो एंगल जिसका सम पाई है और उसमें कोसाइन लिखा हुआ है, उसका सम हमेशा 0 ही होता है। इसी तरह से cos ऑफ पाई प्लस थीटा जो होता है वो भी माइनस cos थीटा होता है। तो अगर आप इसको लिखेंगे cos ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस cos थीटा, तो ये भी 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है, कोसाइन में अगर आपको दो एंगल मिल जाए जिनका सम भी 180 है या जिनका सब्ट्रैक्शन 180 है, अगर उनको एडिशन में लिखा हुआ है तो वो 0 ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे को पता लग गया था 11 पाई बाय 12 पाई बाय 12, इसका एडिशन है 12 पाई बाय 12 विच इज पाई, तो मुझे पता है ये एडिशन में इसका सम 0 होगा। एंगल का सम अगर पाई है या एंगल का डिफरेंस पाई है, कोसाइन की दो टर्म्स है उसको ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसको हम 0 लिख लेंगे, ये -2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होकर ये +12 आ जाएगा आंसर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप अप्लाई हमेशा कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के काम में आता है एग्जाम में, इससे टाइम सेव होता है। ये तो हो गया मॉड का क्वेश्चन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में चलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 sin x, ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है उसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है लोअर और अपर लिमिट के बीच में। 0 से π/4 में साइन होता है 0 से 1/√2, तो ये वैल्यू होगी 2 × 0 से लेकर के 2 डिवाइडेड बाय √2, ये वैल्यू इसके बीच में होगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 से √2 के बीच में। 0 से √2 के बीच में हम निकाल लेते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू। किसकी निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, जो भी अंदर लिखा है। अब आप देखते हैं इसमें इंटीजर कौन सा आएगा, वहां पे ये ब्रेक होगा। 0 से √2 के बीच में इंटीजर आएगा 1, क्योंकि √2 1.4 होता है। तो 0 से 1 और 1 से √2, तो यहां ब्रेक करेंगे। ब्रेक कहां करेंगे, जब 2 sin x की वैल्यू क्या होगी 1, वहां पे हम ब्रेक करेंगे। तो 2 sin x कब 1 होगा, मतलब sin x होगा हाफ। sin x कब हाफ होता है, 30 डिग्री पे। तो 0 से π/4 में 30 डिग्री होता है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 0 से 30, 30 से 45। और 0 से 30 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 sin x 0 से 1 के बीच में है, तो अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे इस वैल्यू का GIF, वो हो जाएगा 0। तो 0 से 30 में ये 0 ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 30 से आगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग का 1 होगा।
तो 30 से 45 में हम इसको 1 लिखेंगे, सिर्फ इतना ही इंटीग्रेशन आएगा इसमें। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है, तो ये आएगा π/4 माइनस π/6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 24 से मल्टीप्लाई 6π माइनस 4π, ये वैल्यू आ जाएगी 2π। तो अब दोनों का आप ऐड कर दीजिए, यही लिखा हुआ है 2π + 12, तो अल्फा हमें दिख ही रहा है, आंसर कितना आएगा 12 के बराबर ही आएगा।